हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ओला ने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी दूसरों के लिए खड्डा खोदा। वो नहीं कहता है क्या कि आप अगर दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद ही खड्डे में गिर जाओगे। तो वही हुआ है ओला के साथ भी। क्यों हुआ है, कैसे हुआ, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे भाई है ना ओला को पसंद करते हैं। जो लोग ओला में काम कर रहे हैं, नए हैं पुराने हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उनको मालूम पड़ जाए, अनुभव हो जाए और वो अपना काम कर सके। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग के अंदर यही बताने वाला हूँ कि ओला ने जो दूसरों के लिए खड्डा खोदा था अपनी बनाई हुई पॉलिसी के अंदर, खुद ओला उस खड्डे में गिर चुकी है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर देते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ओला को ऐसा लगता था कि जितने भी ड्राइवर हैं, जितने भी मतलब हमारे पास जितनी भी गाड़ियां अटैचमेंट है, वो सारे ड्राइवर जैसा हम कहेंगे वैसा ही काम करने वाले हैं। क्योंकि अगर उनको ना, जैसे कोई ड्राइवर की गलती कर गया हो कोई गाड़ी परचेज करके, ऐसा लगता है, ऐसा दबाव था ओला की तरफ से कि एग्जाम्पल करो, मैंने कोई गाड़ी परचेज़ की है और मेरे को इसका ईएमआई बनना है, तो ओला को ऐसा लगता था अगर ये बंदा ने गाड़ी परचेज़ की है तो ये बंदा कहाँ जाने वाला है, और ये गाड़ी जो है जब तक ईएमआई चलेगा 4-5 साल तक, तब तक ये हिलने वाला है नहीं। तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करने वाला है। तो इस तरीके की सोच थी ओला की, ओला के एम्प्लॉयज़ की। जितने भी मतलब दबाव बनाया था वो क्या था, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं, ये गुलामी वाला सिस्टम है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सारी स्विच को बंद कर दिया है ना। आप अपने हिसाब से आपको ड्यूटी कौन सी करनी है, कौन सी ड्यूटी पे आपको काम नहीं करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरी सिटी के अंदर ये पोजीशन है। जितने भी पुराने ड्राइवर हैं और अभी जो नए ड्राइवर अटैच हो रहे हैं ना, उनकी सारी स्विच ओपन आती है। वो जिस ड्यूटी में चाहें वो उस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। लेकिन भैया, जब प्लेटफॉर्म पे कस्टमर ही नहीं होंगे, बुकिंग नहीं होगी, जो राइडर है उनको वो चार्जे थोड़ी करने वाले हैं। और जो पुराने ड्राइवर होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है काम करने का। नए ड्राइवर जो कल अगर फ्रेशर है, अटैच हो रहा है, तो उसको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इतना उसको नॉलेज नहीं होगा जितना कि पुराने को होगा। तो ये चीज़ है। दूसरी एक मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देखेंगे मेरे पास कितना बुकिंग आया और मैंने कितना बुकिंग कैंसिल कर दिया। 135 बुकिंग समथिंग आया था, वो सारा बुकिंग कैंसिल। इसमें से आधे से ज़्यादा कैंसिल होके आ चुका है, और जो राइडर होंगे वो घर पहुँच चुके हैं, उसके बाद बुकिंग आता है। एक बुकिंग 10 ड्राइवरों के पास घूमता है, उसके बाद बुकिंग आता है। तो इसकी वजह से आई कैंसिल इतना होता है। आप सब बोलते हैं ना आसिफ भाई, आपकी जो आईडी चलती है ना ओला के अंदर, वो इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाती है, फिर इतनी जल्दी चालू हो जाती है, फिर बंद होने की वजह क्या होती है? तो ये होता है भाई, बंद होने की वजह इतनी सारी। फिर दूसरे हफ्ते की जो वीकली की है ना, उसमें भी मैंने मतलब लॉगिन नहीं हुआ, बंद रखा जा रहा था, तो उसके अंदर भी यही है। तो भाई, लोकल सिटी राइड के सिवाय कुछ भी नहीं है प्लेटफॉर्म पे, और जो भी बुकिंग आती है वो ज़्यादातर मिनी कैटेगरी में आती है। तो ओला की इस तरीके से नीति थी, और इसी का मैं एग्जांपल आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने आपको अपनी दिखाई है, कैंसलेशन का और वो सब दबाव। मतलब ओला को ऐसा लगता है कि चूतिया ड्राइवर है ना, बेवकूफ़ है, और हमारे साथ जुड़ रहेंगे, गाड़ी का ईएमआई भरेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर कहीं जा रहे हैं और 2-3 घंटे के लिए रास्ता बीच में से बंद हो जाए और 4 घंटे 5 घंटे के बाद खुलेगा, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है कि हाँ यहाँ से हम दूसरा रास्ता है वहाँ से निकल जाते हैं, तो क्या आप 4 घंटे 5 घंटे ख़राब करेंगे अपने? तो ठीक उसी तरीके से मेरे पास, मैं अपनी अगर बात करूँ, तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। मुझे मालूम है भाई, ओला नहीं देगा, दूसरे पे काम कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? काम मिल रहा है हमको, ज़रूरी थोड़ी 4 घंटे ख़राब करेंगे, हम रास्ते खुलने का इंतज़ार करेंगे। तो अब मेरे लिए रास्ते हैं तो मैं कहीं भी रास्ते पे निकल जाता हूँ और अपना काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे एक वीडियो क्लिप लगा रहा हूँ। मेरा आज का ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है, मैंने जो आपको पहले बताया ना कि ओला अपने बनाए हुए खड्डे में, मतलब दूसरों के लिए जो खड्डा खोदा था ना, ओला उसके अंदर गिर चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, वो आप देख लें। की कटौती कर दी है। एएनआई टेक्नोलॉजी ओला की पेरेंट कंपनी है। वेनगार्ड ग्रुप ने ओला की वैल्यूएशन को 60,883 करोड़ रुपए से घटाकर करीब 39,460 करोड़ रुपए कर दिया है। अब सबसे पहले जान लेते हैं वैल्यूएशन क्या होता है। जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसका एक निश्चित दाम होता है। यह दाम उस सामान की लागत के आधार पर तय होता है। इसी तरह किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का अर्थ होता है उस कंपनी का मूल्यांकन, यानी कि कंपनी की वैल्यू पता करना। किसी कंपनी की सही वैल्यू पता करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी मुनाफा कितना कमा रही है, कंपनी पर कर्ज कितना चढ़ चुका है, कंपनी की प्रति शेयर के हिसाब से कमाई आदि कितनी है। आंकड़ों के मुताबिक वैनगार्ड के पास एएनआई टेक्नोलॉजीज
जिसके 1,66,000 शेयर है। इस तरह से देखें तो इस कंपनी की ओला में 1% से भी कम हिस्सेदारी है, लेकिन वैल्यूएशन में कटौती ऐसे समय पर हुई है जब देश की ज्यादातर स्टार्टअप्स पैसे की कमी से जूझ रही है। अप्रैल 2023 में भारत की स्टार्टअप्स को बीते 9 साल में सबसे कम फंडिंग मिली है। वैनगार्ड ने ओला में अपनी हिस्सेदारी की कीमत करीब 278 करोड़ रुपए आंकी है, जो पिछले साल अगस्त के 426 करोड़ रुपए से करीब 50% कम है। ये तीसरा मौका है जो वैनगार्ड समूह ने ओला के वैल्यूएशन में कटौती की है। वैनगार्ड ग्रुप ने इसके पहले 2020 की पहली छमाही में ओला में अपने निवेश की वैल्यू में 45% और 2021 में 9.5% कटौती की थी। इस बारे में हमने विलियम ओनील इंडिया में इक्विटी रिसर्च के हेड मयूरेश जोशी से बात की। अगर वैल्यूएशन घटना एक क्लियर संकेत होता है कि जो फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं या आज के तारीख में भी नंबर्स है हिस्टोरिकली देख के वो शायद कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू रेज, बिकॉज ऑफ एक्सेस जो डेट हम कहते हैं बुक्स पे, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। अगर ये सारी चीजों का एक मिक्सचर या मिश्रण होता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स यानी जो अगले वित्त वर्ष, उसके बाद के वित्त वर्ष, जो हम फाइनेंशियल एनालिस्ट अगले 3 से 4 वर्ष का एक एनालिसिस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, वहां पे अगर गिरावट देखने मिली तो कहीं ना कहीं आई थिंक बिजनेस प्रॉस्पेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। और अगर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स नीचे जाने लगते हैं तो कैपिटल रेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ये समझिए कि अगर बिजनेस गिर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, क्या कोई नया निवेशक आके ये कंपनीज में पैसा लगाए? तो इसको आप देख के समझ गए होंगे इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो कंपनी है, ओला कंपनी है ना, उसकी वैनगार्ड एक कंपनी है अमेरिकन जिसने निवेश किया हुआ था ओला के अंदर, और उसने ओला की जो वैल्यू होती है, हर साल जो वैल्यूशन मापी जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, तो उस कंपनी ने अपने निवेश के जरिए, उनके पास हक होता है, तो उन्होंने क्या किया ना भाई, ओला की जो वैल्यू होती है ना, किसी कंपनी की वैल्यू जब मापी जाती है ना, तो किस तरीके से मापी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस कंपनी ने ओला की जो वैल्यू है ना भाई, वो गिरा दी है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पिछली साल भी गिराई थी और ये साल भी ओला की वैल्यू गिरा दी है। तो जब ये ओला की वैल्यू, जब कोई भी कंपनी की जब वैल्यू गिरती है ना, तो जो भी निवेशक होते हैं ना, इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा लगाते हैं ना, उनको बेचैनी हो जाती है। कोई भी लगाने वाला होता है तो वो भी नहीं लगाता है, तो इससे एक झटका होता है, और ये छोटा मोटा झटका नहीं होता है, बहुत बड़ा झटका होता है। तो आप सब देख रहे होंगे कि कितने भी सारे ड्राइवर है ना, काफ़ी सारे कॉल, जो सपोर्ट कॉल होता है ना, जैसे अपने को कोई प्रॉब्लम होगी ओला से, कोई बुकिंग के इशू है, तो अपने को कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल सेंटर भी नहीं है, अपना कॉल भी नहीं लगता है। मेरे को एक भाई ने बोला था कि आसिफ भाई, अगर बुकिंग चालू है आपकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब आप कॉल लगाते हैं, तब आपकी कॉल लग जाती है। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, मेरे को इतने साल हो गए, आज तक ओला से कोई भी कस्टमर केयर से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो ओला के जो केयर थे वो भी ख़त्म हो गए, ऑफिस थे हर शहर में अंदर, वो भी ख़त्म हो गए। अभी उनकी जगह एजेंट बिठा दिए हैं, और जो एजेंट बिठाए उनको कुछ आता नहीं है, और जिसको आता है वो पैसे चार्ज करता है। भाई अभी कुछ भी आपको काम कराना है भाई, पैसे दो और काम का काम हो जाएगा। तो ये चीज़ सिचुएशन आ रही है। और जितने भी ड्राइवर पहले से पुराने जितने भी ड्राइवर थे, वो बहुत सारे ड्राइवर डाइवर्ट हो चुके हैं, और ड्राइवर जब डाइवर्ट हुए हैं तो भाई कस्टमर भी डाइवर्ट होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग कैंसिल होती है। मेन जो इशू है ना, वो कैंसिलेशन का बहुत ज़्यादा है। कस्टमर अगर फ़्लाइट पकड़ना चाहें तो उसको यकीन ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं ओला में बुकिंग डालूंगा, मुझे फ़्लाइट मिल जाएगी, मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ सिटियों के अंदर, मेरी सिटी के अंदर तो कस्टमर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता कि मुझे कहीं जाना है और ओला में बुकिंग। क्यों? यहाँ पे जो पॉपुलर सिटी है ना, बड़ौदा टू अहमदाबाद की, मेरी सिटी की अगर बात करूँ तो भाई एक भी, मेरी सिटी से जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है ना, उनके पास एक भी बुकिंग नहीं आती है, एक भी बुकिंग नहीं आती। अगर एक भी बुकिंग आती होती ना, तो इतनी सारी लोकल बुकिंग ना आए। तो एक मेन प्रॉब्लम ये है। तो ये बुकिंग जो वैल्यू कंपनी की गिरती है ना भाई, वो किस तरीके से गिरती है, जैसे कि कोई कस्टमर राइडर जो होते हैं ना, वो कंटिन्यू ओला को यूज़ करते हैं, कंटिन्यू। तो उनका एक CRN नंबर होता है, जो भाई काम करते हैं ओला में उन सबको मालूम होगा, एक CRN नंबर होता है। तो उसकी हिस्ट्री चलती है भाई, हिस्ट्री निकालते हैं कि ये जो CRN नंबर से कितना बुकिंग आ रहा है, और ये कितना मतलब रेवेन्यू देखी जा रही है। कि जैसे कॉर्पोरेट बुकिंग होती है बहुत सारी, वो कंटिन्यू सालों के हिसाब से उनका पैड होता है, रेवेन्यू आता रहता है कंपनी के पास। तो इस चीज़ से आंकलन होता है कि, तो वो जो आंकलन है भाई, CRN नंबर, जो पुराने CRN नंबर थे वो दिन बाई दिन घटते जा रहे हैं। मतलब वो CRN नंबर की बुकिंग आती नहीं प्लेटफॉर्म पे। तो इस चीज़ से जब भी कोई कंपनी वैल्यूएशन घटाती है ना, तो वो CRN नंबर चेक करती है कि जो 2 साल पहले थे, 1 साल पहले जो CRN नंबर थे, जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था कंपनी को, वो CRN नंबर की बुकिंग तो अब प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। वो सारे जो कस्टमर होते हैं, राइडर, वो जा चुके हैं
और इसमें मैंने जो वीडियो दिखाई ना लल्लन टॉप की, इसमें भी यही चीज़ क्या है, इसमें कहा गया कि जो कंपटीशन है वो है और एक कंपनी की सर्विस है वो है। तो कंपटीशन तो हर एक बिजनेस में होता है, चाहे कोई भी हो। और रही बात सर्विस की, तो सर्विस ओला की जो पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप मानोगे नहीं, आप 10 साल पहले का अगर रेट उठा के देखेंगे ना, वही रेट आज भी है ओला का। 10 साल पहले का वही 1207 रुपये 10 साल पहले मिलते थे, आज भी 1207 रुपये राउंड ट्रिप में 8 घंटे के मिलते हैं। ओला कहती है राइडर को आप जितने किलोमीटर यूज करेंगे उतना आपको बिल आएगा। तो भैया आपकी जो 20 रुपये एप्लीकेशन यूज करते हो उसका कस्टमर से आप चार्ज कर लेते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ओला की, कस्टमर नहीं लेना चाहता है, उसके आप 99 रुपीज़ ऐड कर देते हो बिल में। तो भाई जो ड्राइवर है ओला के अंदर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो पिकअप करने जा रहा है उसका आप चार्ज नहीं देते। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जो राउंड ट्रिप आती है उसके अंदर आप 1 रुपया भी वेटिंग का चार्ज नहीं देते। आपके जो चार्जेस हैं वो आप ले लेते हो। तो ये चीज़ें देख के ना भाई, अभी मेरे को बीच में एक मेरा दोस्त मिला था, तो वो बता था कि भाई एक नया ड्राइवर था, उसकी इंक्लूड करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। भाई सबसे ज़्यादा जो मतलब लॉस में जाते हैं वो नए ड्राइवर जाते हैं। तो नए ड्राइवर सबसे ज़्यादा लॉस में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको बुकिंग करने का आइडिया नहीं होते, किस बुकिंग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलने वाला है, वो सब कैलकुलेशन नहीं कर पाते। और जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, ये वजह से। तो दोस्तों ये वजह से उसके सबसे ज़्यादा नुकसान होता है नए ड्राइवर के लिए। तो इतना सारा मैंने जो आपको प्रूफ दिखाया ना, विद प्रूफ जो भी मैंने आपको दिखाया, वीडियो दिखाए, सारे कुछ दिखाए, तो ये है ओला की नीति और ओला की जो पॉलिसी है ना, उसकी वजह से ये सारा कुछ खेल हुआ है। अगर ओला चाहती है, ड्राइवर को आज़ादी दे सकती है, भाई ओला कस्टमर है, मैं मेरी गाड़ी लेके आया हूँ तो मेरा हक है, मैं किस प्लेटफॉर्म पे काम करूँगा, कौन सी बुकिंग पे काम करूँगा, वो मैं सोच सकता हूँ ना। कंपनी मुझे बोले नहीं नहीं आपको हम जो बुकिंग देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर, अगर आपको काम करना है तो आपको सारी बुकिंग एक्सेप्ट करनी होगी और सारा काम करना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं भाई। मैं तो गुलामी वाली सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो काफ़ी सारे भाई बोलते हैं ना कि आसिफ भाई आप ओला में चलाते हैं क्या, उबर में चलाते हैं? तो मैं आपको बोलता रहा हूँ भाई, ओला तो मेरे ना के बराबर है। पहले ही बहुत चलाता था और जब से ओला ने मुझे धोखा स्टार्ट देना चालू कर दिया ना, तब से मैंने प्लेटफॉर्म भी करना स्टार्ट कर दिया। और वही वजह है मेरी, क्योंकि भाई 17,000 का EMI बनना है तो अपने पैर तो चलाने पड़ेंगे ना। अगर किसी एक पे डिपेंड रहेंगे तो ये तो मरवा देगा। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।